हेलो क्लास, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की। नाउ एवोल्यूशन, आपको पता है एवोल्यूशन क्या होता है? इट्स बेसिकली व्हाट? बेसिकली योर चेंजेस, जो चेंज आ रहे हैं। नाउ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन द्वारा इज अ ट्रू सेंस वुड हैव started when cellular form of life with difference in metabolic capability originate on earth। क्या मतलब है? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कब शुरू हुआ? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तभी शुरू होगा जब यहाँ पे कोई लिविंग थिंग होगी, यानी कि जब सेलुलर फॉर्म आ गया, यानी कि जब सेल्स आ गए तभी तो इसके बाद इसमें एवोल्यूशन आएगा, तब उसमें चेंजेस आए। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आएंगी। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कब होगा? जब यहाँ पे आपका क्या होगा? सेल होंगे। ओके, नाउ the essence of Darwinian theory about evolution is natural selection। तो इसमें क्या है? डार्विन की क्या बात कही थी उसने कहा था नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी उसने। देखिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, द रेट ऑफ न्यू फॉर्म्स, अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। क्या मतलब है यहाँ पे? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, जो नया आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उसकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन। अब ये क्या बवाल है? देखो बेटा ध्यान समझना इस बात को। लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन, अगर कोई जानवर है उसकी पूरी लाइफ सिर्फ 24 घंटे की है, तो क्या उसके अंदर कोई नया चेंज आएगा? नहीं आएगा, शुरू होते ही मर गया, है ना। तो भाई किसी भी जानवर की अगर लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होगी तो उसके एवोल्यूशन आएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं, मान लो 50 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, कुछ ना कुछ चेंज तभी तो आएगा, तभी तो सीखोगे आप। कोई मेरे पास आया और एक दिन पढ़ के चला गया, तो क्या उसके अंदर कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा चेंज। क्यों? क्योंकि उसको उतना टाइम ही नहीं मिला समझने के लिए। इसलिए याद है, जितने भी बच्चे नए हैं मेरे पास जो 11th में नहीं पढ़े हैं या 11th में जो भी आए थे, मैंने क्या कहा था उनको? मेरी क्लास में जो लोग टिक गए वो टिक गए। 2-3 दिन आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, दिस इज फॉर श्योर। मैंने पहले बता चुका हूँ, मेरी क्लास में पहले दूसरे दिन तो समझ में आता ही नहीं कुछ भी, ये क्या बवाल चल रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराता हूँ मैं। लेकिन जो थोड़े दिन टिक गया उसके अंदर आप चेंज देख सकते हो। आपने हम चेंज देख रहे होगे, उसके अंदर क्या देखोगे? आप चेंज देखोगे। तो वही वाली बात है, अगर कम समय के लिए है तो उसमें चेंज होगा ही नहीं, ज़्यादा समय के लिए होगा तो उसके अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। नाउ माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स। जो माइक्रोब्स बहुत तेजी से डिवाइड होते, जल्दी जल्दी डिवाइड होते चले जाते हैं, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करने की पावर है, तो बहुत जल्दी जल्दी क्या होंगे? वो डिवाइड होते चले जाएंगे। नाउ कॉलोनी ए ऑफ बैक्टीरिया, सपोज हम बात करें एक कॉलोनी है बैक्टीरिया ए की, growing on a media has built an variation in the terms of ability to utilize the feed components। क्या मतलब है यहाँ पे? बेटा इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। किताब खोलना सामने, प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, और लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ, कोई भी लाइन मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, फीडिंग कॉम्पोनेंट के बेसिस पे। क्या मतलब है यहाँ पे? तो बैक्टीरिया ए जो बना हमारा, बैक्टीरिया ए जो था, मान लो एक एरिया में बैक्टीरिया ए बना, बैक्टीरिया ए जो है ग्रो कर रहा है। अब ग्रो करने के लिए उसको कुछ ना कुछ सामान चाहिए। जैसे आप पौधे उगाते हो, तो पौधे उगाने के लिए आपने जो सामान उसके, अगर मान लो पौधा उग गया, मान लो उस गमले के अंदर पौधा उग गया, इसका मतलब उसने उस मिट्टी में से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया ग्रो करने के लिए। मेक सेंस? तो इसी तरह क्या हुआ, बैक्टीरिया ए अगर किसी जगह ग्रो कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर एबिलिटी है टू फीड द कंपोनेंट्स एंड रिप्रोड्यूस, और जो भी करेगा ग्रो करने के लिए। Now, a change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under the new condition। मान लें हमारे पास कोई कंपोनेंट, हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर सल्फर है, ठीक है। बैक्टीरिया ए बहुत तेज ग्रो करता है सल्फर मीडियम में, ग्रो कर रहा है। आपने क्या किया, इसके अंदर ए भी है और बी भी है, लेकिन ए भी है और बी भी है, मान लो 2 तरह बैक्टीरिया, ऐसे समझो, चलो कंफ्यूजन दूर करता हूं। एक हमारे पास बीकर है, इस बीकर में
एक हमारे पास बीकर है या एक प्लेट है, इसके अंदर बैक्टीरिया ए भी है और बैक्टीरिया बी भी है। हमने यहाँ पे सल्फर डाला हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इस सल्फर में कौन ग्रो कर रहा है? ए ग्रो कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है? बहुत तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर चेंज कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया और सल्फर मैंने खत्म हो गया, मेरा सल्फर मैंने खत्म हो गया, तो क्या होगा? बी ग्रो करना शुरू कर देगा। तो अब बी, क्योंकि नाइट्रोजन है, ए को जरूरत नहीं थी, ए ग्रो कर ही नहीं सकता था, बी जो है वो नाइट्रोजन में ग्रो कर सकता था। तो अब ये बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया इसने बहुत तेजी से ग्रो कर दिया। तो धीमे धीमे क्या होगा? बेचारे ए के पास खाने नहीं है, तो क्या होगा? वो मर जाएगा। ठीक है, वो मर जाएगा, क्योंकि बी जो है वो नाइट्रोजन डिपेंडेंट था, नाइट्रोजन क्वांटिटी बढ़ा दी। सीधी बात है, यहाँ पे मान लो बारिश हो जाए, अभी यहाँ पे अभी बारिश हो जाए बहुत तेज टूंडला में, और बाढ़ आ जाए, भाई साहब यहाँ तक पानी भर जाए, यहाँ तक भर जाए, यहाँ तक भर जाए, पूरा भर जाए यहाँ तक। अब जिनको तैरना आ रहा है वो तो जिंदा रहेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे, वही वाली बात है। सो a change in the medium composition would bring out only the part of the population, say B, that can survive under the new condition, जो नई कंडीशन में ग्रो कर सकता है। In due course of time, this variant population outgrows the other and appears as a new species. यानी कि जो पुरानी स्पीसीज थी उसको वो हटा देगी, वहां पे क्या बन जाएगी? नई स्पीसीज बन जाएगी। This could happen within days, ये फटाफट होगा, फटाफट, है ना। Now for the same things to happen in a fish bowl would have take millions of years as lifespan of these animals are in years. लेकिन अगर हम मछली की बात करें, ठीक है, फिश बाउल की बात करें, तो फिश की बात करें या कोई जानवर की बात करें, उसमें बहुत साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन क्या है? बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा समय में वो जिंदा रहती है। तो जिंदा रहती है, इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर चेंजेस आने में टाइम लगेगा, लेकिन आएंगे। ठीक है, चेंजेस आने में टाइम लगेगा। तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो अगर हम लाइफ स्पेन कम है, थोड़ा सा चेंज करोगे, लाइफ स्पेन कम है, थोड़ा चेंज करोगे, जल्दी रिएक्ट करेगी, जल्दी ग्रो करती है। वो क्या करती है? जल्दी ग्रो करती है। तो लाइफ स्पेन वाली बात समझ आई यहाँ पे कि अगर कम समय है और उसके अंदर थोड़ा बहुत भी चेंज कर दोगे आप, टाइम कम है और एकदम से चेंज कर दोगे, तो चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। लेकिन अगर मान लो बड़े ऑर्गेनिजम्स होता है, अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तो उसका मतलब क्या हुआ? बड़ा ऑर्गेनिज्म में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा चेंज होने, लेकिन चेंज होगा वो खतरनाक वाला होगा चेंज। ठीक है, फॉर द सेम थिंग्स टू हैपेंस फिश, वो बता दी मैंने आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। नाउ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ फिटनेस में क्या कहता है ये? वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब जनरेशन टू जनरेशन, जो जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। Hence, there must be a genetic base for getting selected and evolved. Another way of saying something is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह सूटेबल हो चुका है उस एनवायरनमेंट में और जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। दूसरा ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, यानी फिट नहीं है। वो वही पानी वाली बात, जो तैरना सीख जाएगा वो जिंदा बचेगा, जो नहीं सीख पाएगा वो मर जाएगा। व्हाट इज दैट? इट इज बेसिकली योर फिटनेस। जो फिट है वो फिट है। ओके, नाउ एडेप्टिव एबिलिटी, एडेप्टेशन कर लिया उसने, इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड क्या होता है? जो चीज एडेप्ट कर ली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, इट विल मूव ऑन, यानी कि आगे बढ़ती चली जाएगी। एक बार सीख लिया, मान लें आपके दादाजी एथलीट्स थे, ठीक है, उन्होंने भागने की तैयारी करी, भागते रहे। हमारे पापा बोले यार मेरे पापा भाग रहे हैं, मेरे पापा सोच रहे हैं दादाजी के बारे में कि पापा बोल रहे तुम्हारे कि हाँ यार मेरे पापा भी भाग रहे हैं, चलो मैं भी भागता हूँ। तो वो भी भाग रहे हैं, तो आप भी भागना शुरू कर दिया आपने। अब आप भी देख रहे हो मेरे दादाजी भागते हैं, पापा भी भागते हैं, तो मैं भी भागूं, तो तुम भी भागना शुरू कर दिया। तो तुम लोगों ने भागना शुरू कर दिया, अब तुम्हारे बच्चे हुए, बोले यार मेरे 3 जनरेशन से भाग रहे हैं, मैं भी भागना शुरू कर दूं, वो भी भागना शुरू कर दिया। अब ये क्या होगा? धीमे धीमे करके आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स में आ जाएंगे, ये कहाँ पहुँच जाएंगे? आपके जीन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अगर 6-7 पीढ़ी के बाद कोई 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी जो है वो भाग रही है, इसका मतलब उनके कैरेक्टर्स डेवलप होने लगे धीमे धीमे करके।
ठीक है, उनके कैरेक्टर्स धीमे धीमे करके डेवलप होने लग गए। अब क्या होगा, अगर मान लो एक ऐसी पीढ़ी आई, वो बोलेगा यार सब भाग रहे, मैं नहीं भाग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा भागने का। लेकिन वो देखेगा यार जब वो चलता था या कुछ करता था, उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ वो हैं, वो नहीं चाह रहा है लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो, इट इज़ जेनेटिक। जैसे गुस्सा करने वाले, बहुत सारे लोग गुस्सा करने वाले, मैं भी गुस्सा करने वाला हूँ, आप लोग में से बहुत सारे गुस्सा करने वाले। देखो दादाजी गुस्सा कर रहे हैं, पापा गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो क्या है, नाउ दिस बिकम जेनेटिक। ये पापा ने गुस्सा किया मैं भी करूँगा, पापा को चिल्ला रहे मैं भी चिल्लाऊंगा, तो ये जेनेटिक कैरेक्टर धीमे धीमे करके आता जा रहा था, तो वो आपका क्या हो जाता है, हेरिडिटरी हो जाती है। ठीक है, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। यानी कि जो फिट होगा आखिरी में, जो फिट होगा वही जिंदा बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। तो टू की कॉन्सेप्ट डार्विन्स थ्योरी, नीट का क्वेश्चन है ये, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट और एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या होता है, देखो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचर द्वारा वो सिलेक्टेड हुआ है, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग जो है ये आपका नेचुरली सिलेक्शन हुआ है एनवायरनमेंट के बेसिस पे, ओके, फिटनेस के बेसिस पे, एनवायरनमेंट बेसिस पे। लेकिन जब हम ब्रांचिंग डिसेंट की बात करें, एडेप्टिव रेडिएशन की बात करते हैं, तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, देखो एडेप्टिव रेडिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा, वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड कैरेक्टर्स विच विल बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड होता जा रहा है। लेकिन जब हम ब्रांचिंग की बात करते हैं तो ब्रांचिंग में क्या होता है, ब्रांच, दिस इज ब्रांचिंग, यानी कि कहीं से शुरू हुआ और खत्म हो ही नहीं रहा, ब्रांच हुआ, यानी ये कैरेक्टर्स इन दोनों के, यानी कि ये तुम्हारे मतलब ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर हो गए, आपके चाचा ताऊ जो भी मान के चलो, फादर और आपके चाचा, इन दोनों के अंदर कैरेक्टर्स आए, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए। अब जो बच्चे बनेंगे उनके अंदर भी आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये आपका एडेप्टिव एबिलिटी के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आएंगे, एडेप्टेशन किया उन्होंने उस एनवायरनमेंट में रह के। ठीक है, चलें नाउ ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बता दी मैंने आपको, ब्रांचिंग डिसेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ए सिंगल कॉमन डिसेंडेंट। मतलब एक कॉमन से, यानी क्या मतलब हुआ यहाँ पे मतलब हुआ कि एक कॉमन से इसमें अलग अलग आए चेंजेस, न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल डिसेंडेंट्स। ठीक है, नाउ इवन बिफोर डार्विन्स, फ्रेंच भाई साहब लेमार्क ने, फ्रेंच के एक लेमार्क भाई साहब थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक थ्योरी दी आपकी ये वाली, जिराफ वाली, एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। जिराफ में क्या कहा, देखो यहाँ ध्यान समझना, ये जो जिराफ था ये यहाँ घास खा रहा था, इसने घास खाई, खाते खाते क्या हुआ, जितनी भी घास नीचे थी वो सब खा गया। मान लो यहाँ पे हमारे बताऊँ 1000, ये 1000 थे, ठीक है, ये 1000 थे। अब इन्होंने क्या किया, ये घास सब खा गए, 1000 में से अब भूखे रह गए कुछ। मान लो 80 लोगों ने अपनी गर्दन ऊंची करना शुरू कर दिया, 20 मर गए। 80 लोगों ने गर्दन ऊंची करा क्योंकि नीचे के पेड़ खत्म हो गए, अब पेड़ थोड़े ऊंचे बचे, तो उन्होंने उचक उचक के खाना शुरू किया उसको, उन्होंने गर्दन ऊंची करी, खाना शुरू किया इसको, ये खाना शुरू किया, धीमे धीमे करके क्या हो गया, वो पेड़ भी खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन जो ये जो ऑर्गेनिज्म था, मान लो मैं इसको ए मान के चलता हूं, बी मान के चलता हूं, सी, डी और ई, तो बी वाले ने क्या किया, बी वाले जो थे, बी ने बी से क्रॉस करा, तो बहुत सारे बी बन गए, बी से ब्रिज क्रॉस किया, मतलब इसमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रजाति बनना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, अब मान लो यहाँ पे जो 80 जो थे, ये दोबारा से आपके 100 बन गए, ये आपके 100 हो गए, या मैं कहूँ 1000 हो गए, चलो दोबारा से ये 1000 बन गए। अब 1000 में से फिर कुछ लोगों ने ऊंचा उचकना शुरू किया, तो धीमे धीमे ऐसे उचक उचक के वो आपकी लंबी गर्दन हो गई उनकी। लेकिन ये ऐसे नहीं हो कि चुटकियों में हो गया, साल 2 साल में, बहुत साल लग गए। अब कहोगे सर नीचे वाले पेड़, भाई जब ऊपर खा सकते हो इसको, नीचे भी तो खा सकते हो आप, तो यानी ये जो लेंथ थी, ये लेंथ इतनी हो गई कि सफिशिएंट है, ये जो लेंथ है हमारी पेड़ की वो इतनी है कि सफिशिएंट है, यानी कि इतने रेंज में बहुत सारे पेड़ हो गए। तो इसका मतलब कोई भी रेंज का पेड़ होगा इसको ये खा सकता है, इजी, इतना ही चाहिए इसको, इतना ही चाहिए था। तो धीमे धीमे करके ये चीजें दिखने लगी। ठीक है,
लेकिन इसको बहुतों ने मना भी कर दिया, बोले यार पागल है। लेकिन इस थ्योरी को याद रखना, ये थ्योरी है लेमार्क थ्योरी, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर लेमार्क थ्योरी। तो ये जिराफ वाली जो है लेमार्क थ्योरी। नीट का क्वेश्चन आता है कि जिराफ जो है वो किसकी थ्योरी है, जिराफ वाली। नाउ द वर्ल्ड वी सी नॉन लिविंग एंड लिविंग। इसके अंदर दो चीजें होती है, लिविंग होती है और नॉन लिविंग होती है। एक तो होता है हमारा इनएनिमेट, एक होता है हमारा एनिमेट। तो इनएनिमेट मतलब एक और नया वर्ड आ गया है नॉट लिविंग, जो जिंदा नहीं है, और एनिमेट मतलब जो जिंदा है। इज ओनली दी सक्सेस स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। ओके, when we describe the story of this world, we describe evolution as a process. Process है मतलब it goes on, keep on going. Process, it's a process, यानी कि धीमे धीमे करके ये चलता चला जा रहा है। Okay? Now, on the other hand, when we discuss the theory of life on Earth, we treat evolution as a consequence of process known as natural selection. जब हम बात करते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो भी प्रोसेस हुई है इट्स बेसिकली योर नेचुरल सिलेक्शन द्वारा हुई है। ओके, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और एंड रिजल्ट्स ऑफ अननोन प्रोसेस। हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वी स्टिल नॉट क्लियर, हमें नहीं पता वेदर टू रिगार्ड एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और एंड रिजल्ट्स ऑफ अननोन प्रोसेस। हमें नहीं पता कि ये प्रोसेस चल रही है या हो चुकी है, वी डोंट नो दैट। ओके, हमें नहीं पता कि ये प्रोसेस जो है ये चल रही है या हो चुकी है, ठीक है। तो इसे प्रेजेंट और पास्ट नहीं पता हमें, बात ध्यान रखना इस बात को। अरे ओके, इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। ठीक है, थॉमस का जो वर्क था उसने पॉपुलेशन के ऊपर डार्विन से किया। ना नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज फैक्चुअल। फॉर एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन की बात करें उसमें क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन आर स्टेबलाइज्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक even though they look superficially similar, most of the variants are inherited etc. क्या मतलब है, डार्विन्स की जो कहानी है, ध्यान समझने इस बात को, डार्विन्स का जो नेचुरल सिलेक्शन है इज बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जर्वेशन। डार्विन्स ने जो नेचुरल सिलेक्शन किया था वो कुछ चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो फ्रैक्चुअल्स हैं, जो जैसे कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो आपका नेचुरल सिलेक्शन हुआ किसकी वजह से हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड थे। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर आपका सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, यानी सीजन में चेंज नहीं आया, तो पॉपुलेशन हमारी स्टेबल रहेगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट टू इंडिविजुअल आर अलाइक, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर कोई दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, एक जैसे इंडिविजुअल नहीं होते हैं, उसके अंदर सिमिलरिटीज तो होती है लेकिन शक्ल नहीं मिलती एक दूसरे से। द फैक्ट दैट द थ्योरेटिकल पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली if everybody reproduce maximally. This fact can be seen in the growing bacterial population, and the fact that population size is relatively are limited means that there had been competition for resources. क्या मतलब है यहाँ पे, the fact that the theoretical population size will grow exponentially. exponential क्या होता है, एकदम से ग्रो करना। exponential मतलब क्या होता है, कोई चीज एकदम से ग्रो कर रही है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, द फैक्ट दैट द थ्योरेटिकल पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। अगर बहुत तेजी से, यानी हर जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ जो होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ग्रोथ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नाउ अगर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, ये तो होगा। अगर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। भाई एक लॉकडाउन चल रहा है, एक कमरे के अंदर
पहले 2 आदमी थे, खाना बहुत सा, बिग बॉस बहुत तो देखते होंगे, खाना लिमिटेड है, लोग ज़्यादा हैं, धीमे धीमे लोग अगर बढ़ते चले जाएंगे, खाना उतना ही रहेगा तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, है ना। तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। इस लिमिटेशन की वजह से फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ ओनली सम सर्वाइव्स एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश। कुछ जिंदा रहेंगे और कुछ मर जाएंगे। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ जिंदा रहेंगे, कुछ मर जाएंगे। The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he assessed that the variation which are needed and which makes resource utilized better for few, adapted to habitat better, will enable only those to reproduce and leave more progeny. जो लोग उस environment को, वही वाली बात हो रही है इस समय कोरोना काल के, मान के चलो, जो कंट्री अपने रिसोर्सेज को ढंग से संभाल के रखेगा और उसका यूज ढंग से करेगा, वही कंट्री आगे जाके सर्वाइव कर पाएगा। जैसे कि हम बात मान के चलें, इंडिया की बात के चलो, बड़े बड़े शहर जितने भी हैं उन्होंने पेड़ वेड़ सब काट दिए, गंदा पानी कर दिया, सब कुछ पॉल्यूटेड कर दिया है, तो वहाँ पे डिजीज़ ज़्यादा है। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा, हो सकता है शहर खत्म हो जाए, इतनी हालत ख़राब हो जाए, छोटे छोटे शहर ही बचे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर बेसिकली कंजर्विंग देयर एनवायरमेंट, वो अपनी चीज़ों को बचा के रख रहे हैं, ग्रो अच्छी तरह कर रहे हैं, तो क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी और अच्छी होगी। और जो अनयूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब ढंग से उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम रहेगी, वो दिक्कत में आ जाएंगे। तो 2 वाली बात थी, हैड 2 मेन हाइपोथेसिस एवोल्यूशन की, ब्रांचिंग डिसेंट, लिविंग स्पीसीज कम फ्रॉम स्पीसीज दैट लिव्ड इन अर्लियर टाइम, जो पहले रह रही थी, कॉमन इनहेरिटेंस, मैंने बताया था एक से बहुत सारे बढ़ रहे हैं। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन दैट द पेरेंट्स विद जीनोटाइप that favors and survive the reproduction leaves more offspring than the other parents। क्या मतलब हुआ, नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है भाई, ये तो इसने बात कही थी कि ब्रांचिंग वाली बात, ये इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो गया, एक्सप्लेन द पेरेंट्स विद जीनोटाइप, जिसके जीन दैट फेवर्स द सर्वाइवल, जो ढंग से सर्वाइव कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, वो ही अपने नए बच्चों को बनाएंगे, और जो ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाए वो मर जाएंगे। आई थिंक ये लाइन अब यहां समझ आ गई। दीज आर 2 हाइपोथेसिस बाय द डार्विन भाई साहब। ठीक है, चलिए इतना ही इस चैप्टर में सॉरी, इस वीडियो में इतना ही, अभी चैप्टर बहुत बाकी है। ओके, थैंक यू।